कनाडा पहुंचते अच्छी नौकरी मिल जाएगी ये जरूरी नहीं। तो मेरी आंख में आंसू थे जब मेरे हाथ में स्वीप माप पकड़ा दिया गया था। तो ये एक हकीकत है। कोई बीमार हो या खानदान में कोई मसला आ जाए, हर दफा फौरी तौर पर अपना मुल्क वापस जाना आसान नहीं होता वियर, आसान नहीं होता जी वियर। कनाडा आने से पहले ये 10 हकीकतें जरूर जान लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, अगर आप 2026 में कनाडा आने का सोच रहे हैं, चाहे स्टूडेंट के तौर पर, वर्क परमिट के तौर पर मुंतकिल होने का मंसूबा बना रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। तो वियर, अगर आप कनाडा की तरफ आपका इरादा बनता है, किसी भी फॉर्म में आप आना चाहते हैं या कोई भी आप सोच रहे हैं, तो आपको जो है ना ये 10 बातों का खास तौर पर ख्याल रखना है। क्योंकि जिस कनाडा की कहानी हमने 5 या 10 साल पहले सुनी थी, आज का कनाडा काफी हद तक बदल। मैं आज ना आपको कनाडा से डराने की कोशिश करूंगा, ना ये कहूंगा कनाडा आना गलत फैसला है। मैं सिर्फ 10 ऐसी हकीकतें बताऊंगा जो आपको अपना फैसला करने से पहले मालूम होनी चाहिए। जी बढ़ते हैं, चले। हकीकत नंबर 1, कनाडा पहुंचते अच्छी नौकरी मिल जाएगी ये जरूरी नहीं। सबसे पहले हकीकत नौकरी की है। बहुत से लोग अपने मुल्क में अच्छी तालीम, डिग्री और कई साल का तजर्बा लेकर कनाडा आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जरूरी नहीं कि पहली नौकरी उसी शोबे में मिल जाए जिसकी आप तवक्को करके आते थे। इसलिए अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो ज़हनी और माली तौर पर तैयार होकर आए कि पहली नौकरी हासिल करने में वक्त लग सकता है। हो सकता है इब्तिदा में अपनी फील्ड से हटकर काम करना पड़े। ये नाकामी नहीं बल्कि नए मुल्क में कदम जमाने का एक मरहला हो सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक अच्छी सुपरवाइजरी पोस्ट पे था PIA में, लेकिन जब मैं नॉर्थ अमेरिका में आया था तो मेरी आंख में आंसू थे जब मेरे हाथ में स्वीप माप पकड़ा दिया गया था। तो ये एक हकीकत है। तो ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हर एक को यहाँ पर गुजरना पड़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे इवन PhD डॉक्टर, इवन पाकिस्तान आर्मी के कर्नल लेवल के लोगों को मैंने सिक्योरिटी की जॉब करते देखा या किसी सिक्योरिटी कंपनी से अटैच होते देखा है। हकीकत नंबर 2, सिर्फ डिग्री काफी नहीं, कैनेडियन मार्केट को समझना भी जरूरी है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, IT प्रोफेशनल, किसी और शोबे के माहिर हो सकते हैं, लेकिन बाद विषयों में कनाडा के अंदर लाइसेंसिंग या इजाफी सर्टिफिकेशन दरकार होती है। इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो वहां पर अच्छी IT की जॉब कर रहे थे, लेकिन आके उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, यहाँ के हिसाब से ऊपर नहीं आए। उसका नतीजा क्या हुआ? किसी सेलफोन की दुकान पे काम कर रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं। इसलिए आने से पहले अपने पेशे के मुतालिक डेफिनेटली तहकीक करें। देखें कि आपकी डिग्री यहाँ तस्लीम होगी या नहीं, लाइसेंस दरकार है या नहीं। अगर दरकार है तो इसका खर्चा और वक्त कितना लगेगा। सिर्फ ये सोच कर ना है कि मेरे पास 10 साल का तजर्बा है इसलिए मुझे फौरन इस सतह की नौकरी मिल जाएगी। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हकीकत नंबर 3, रहाइश आपके लिए सबसे बड़े अखराजात में से एक खर्चा हो। कनाडा में रहाइश गुज़श्ता चंद सालों का एक बहुत बड़ा मसला रही है। टोरंटो, वैंकूवर जैसे बड़े शहरों में घर खरीदना तो दूर की बात है, किराए पर भी नए आने वाले शख्स के बजट का बड़ा हिस्सा ले सकता है। यहाँ पर बीइंग अ रियल्टर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप नए यहाँ पर आते हैं तो ज़हन में ना सिर्फ बजट लेके चाहें अपना, क्यों कि कोई भी लैंडलॉर्ड जो है ना इतनी आसानी से आपको किराए पे मकान नहीं देता है। क्यों कि ना तो यहाँ पर आपकी जॉब है, ना आपके पास यहाँ पर क्रेडिट है। तो उसके लिए अक्सर लैंडलॉर्ड, मैंने कई ऐसे लोगों को जो दुबई और सऊदीया से आए हैं 6 महीने के डिपॉजिट के साथ, क्यों कि लैंडलॉर्ड का ट्रस्ट हासिल करना बहुत ज़रूरी है। लैंडलॉर्ड जो है इस भरोसे पे नहीं होता कि आपके बैंक में इतने पैसे पड़े, वो कहता है कि शो मी द मनी, गिव मी द मनी, आई गिव यू द हाउस। क्योंकि आपका क्रेडिट नहीं है, जॉब नहीं है, तो ये तैयार रहें कि आपको मिनिमम 6 महीने का किराया हो सकता है देना पड़ जाए। देयर इज द रिवर्स इमिग्रेशन ऑलरेडी गोइंग ऑन। वो उस तरह का प्रेशर नहीं है कि स्टूडेंट्स आ रहे हो, तो इस वक्त मिलने के चांसेस हैं। सिर्फ टोरंटो या वैंकूवर ना देखें, आने से पहले कैलगरी, एडमिंटन, विनीपेग, सस्काटून और दूसरे शहरों के रोजगार और रहाइश के अखराजात भी देखें। तो इसलिए जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है वियर, जो भी होता है किसी ना किसी का कोई जानने वाला या तो वैंकूवर में होता है या टोरंटो में होता है, वो आपके शुरू के 2 वीक तो आपका साथ दे देगा, आखिर में यू विल बी एट योर ओन। तो बेस्ट थिंग ये है, जो मैंने शहरों के नाम लिए हैं वहां भी अपने चांसेस को जरूर देखें। हकीकत नंबर 4, ग्रोसरी और रोजमर्रा की जिंदगी के बजट सोच समझ कर आए। घर कर किराया देने के लिए कहानी खत्म नहीं होती। ग्रोसरी, फोन, इंटरनेट, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, दूसरे अखराजात अलग है। जून 2026 में कनाडा की मजमूई महंगाई सालाना 2.8% के हिसाब से बढ़ी है। स्टेटिक्स कनाडा की ये रिपोर्ट है। लेकिन आम आदमी सिर्फ मजमूई महंगाई का नंबर नहीं देखता, उसे ये नजर आता है कि आटा, रोटी, गोश्त, सब्जी और दूसरे रोजमर्रा चीजें कितने की मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए कनाडा आने से पहले सिर्फ तनख्वाह देखें, ये हिसाब भी करें कि इस तनख्वाह में आखिर तक आपके पास कितना बचेगा। इसके पर अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि 100,000 की अगर किसी बंदे को आमदनी हो तो क्या वो यहाँ सर्वाइव कर सकता है। तो उसके लिए आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। हकीकत नंबर 5, गाड़ी बाद शहरों में सहूलत और बाद जगह तकरीबन जरूरत बन जाती है। अगर आप छोटे शहरों में जैसे विनीपेग है, कैलगरी है, इस तरह के सस्काटून है, उन इलाकों में डेफिनेटली यू नीड अ कार। लेकिन अगर आप टोरंटो या वैंकूवर में होते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपका काफी हद तक हेल्प कर सकता है। अगर आप डाउनटाउन टोरंटो जैसे में रहते हैं, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चल सकता है। लेकिन कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत से इलाकों में गाड़ी आपकी जिंदगी काफी आसान बना देती है। गाड़ी का मतलब सिर्फ गाड़ी खरीदने की कीमत नहीं, इसके साथ इंश्योरेंस, पेट्रोल, मरम्मत, टायर, पार्किंग, दूसरी लागत भी शामिल होती है। तो यार होता क्या है कि अगर आप, क्योंकि आते साथ ही लोग कहते हैं कि जी 4-5 हज़ार की गाड़ी मिल जाती है, यूज ले लें, लेकिन 4-5 हज़ार डॉलर की गाड़ी तो मिलती है, लेकिन आपके साथ आपकी लक भी चलती है। अगर आपकी लक अच्छी है
तो हो सकता है उस गाड़ी में काम ना निकले। लेकिन अगर आपके जीजी से या किसी डीलर से कोई गाड़ी इस तरह की लेते हैं, वो 90 डेज की तो हो सकता है छोटी मोटी वारंटी दे दे, लेकिन बाद के सारे खर्चे आपके ऊपर है। खसूसी तौर पे अगर आप विंटर के अंदर आते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़े, क्योंकि जो गाड़ी आराम से गर्म इलाकों में 12 महीने चलती है, वही गाड़ी यहाँ पर आके उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, वो 50% ड्रॉप आ जाती है जब यहाँ पर -10 या -15 का टेम्परेचर होता है। इसलिए कोशिश करें अगर आप यूज गाड़ी ले रहे हैं तो उसकी अच्छी तरह से चेक करें, किसी मैकेनिक को दिखाएं और उसके बाद आगे बढ़ें। खासतौर पर नए ड्राइवर की इंश्योरेंस, और खास तौर पर नए ड्राइवर्स की इंश्योरेंस 400, 500, 450, 500 तक चली जाती है। लिहाजा अगर आपके बजट में सिर्फ घर का किराया और खाना शामिल है तो बजट दोबारा बनाएं। सबसे जो जबरदस्त चीज है यहाँ पर जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, जो बहुत बड़ी हकीकत है, कनाडा में क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अहम है। बात बहुत से नए आने वालों को पहले मालूम नहीं होती है। आप अपने मुल्क में माली तौर पर कितने ही मजबूत क्यों ना हो, कनाडा में आपको अपनी नई क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ती है। इवन अगर आप यूएसए से भी आ रहे हैं तो आपको यहाँ से यूएसए की क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर नहीं चलती है, यहाँ की हिस्ट्री आपको खुद बनानी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड वगैरह पर अदा करना, क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स वगैरह उसको वक्त पर अदा करना, बिल वक्त पर देना और कर्ज को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना मुस्तकबिल में अहम हो जाता है। इसलिए यहाँ की क्रेडिट रेटिंग का सिलसिला है फेयर, गुड, एक्सीलेंट। फेयर 500, गुड 700 के आगे पीछे और एक्सीलेंट 800 से ऊपर। ये मैं एक रफली बता रहा हूँ जब अपनी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर देखता हूँ। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप एक्सीलेंट हैं तो आप पे सब भरोसा करेगा, अगर आप गुड हैं तो भी भरोसा करेगा, अगर फेयर हैं तो फिर उसकी स्वाबदीद के ऊपर क्या आप पे भरोसा किया जाए या ना किया जाए। तो सबसे जो मेन चीज़ आपको यहाँ पर अपनी क्रेडिट बनाना पड़ता है। घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, मॉर्गेज लेने के लिए, मकान का इंश्योरेंस करानी हो, बात सूरतों में मकान क्रेडिट हिस्ट्री मस्ट है। क्योंकि साल बाद जो है लैंडलॉर्ड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देख के हो सकता है कि जो शुरू में आपको डिपॉजिट 6 महीने का देना पड़े, अब आप फर्स्ट एंड लास्ट पे आ जाए। तो अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री जो है आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसलिए पहले दिन से अपने क्रेडिट को संजीदगी से लें। हकीकत नंबर 8, कनाडा का मौसम सिर्फ खूबसूरत बर्फ नहीं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की पर बर्फ बहुत खूबसूरत लगती है। लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, कनाडा की सबसे ज़्यादा बर्फबारी हो या उन इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है उसकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं, लेकिन उसको देख के मुतासर ना हो। असल हकीकत तब पता लगती है जब आप रोड पे आके अपनी या तो गाड़ी चलाते हैं या पैदल चलते हैं। -20 या -30 जो है एक माने रखता है, लेकिन जब सुबह -10 दर्जा में गाड़ी से बर्फ सफ़ करनी हो, सड़क फिसल रही हो और जो ब्लैक आइस का आपको सामना करना पड़ रहा और आपको काम पर पहुँचना हो, तो तस्वीर कुछ मुख्तलिफ होती है। कभी कभी आधा घंटा आपको लग जाता है गाड़ी को गर्म करने में। खासतौर पर जो लोग गर्म ममालिक से आते हैं उनके लिए पहली सर्दी एक बड़ा तजर्बा हो सकती है। मुनासिब जूते और विंटर जैकेट अच्छी होनी चाहिए। मौसम के मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने की तैयारी ज़रूरी है। अलबत्ता कनाडा के तमाम इलाकों का मौसम एक जैसा नहीं। वैंकूवर की सर्दी और विनीपेग की सर्दी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैलगरी की और टोरंटो की सर्दी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा जी, अब चलते हैं हकीकत नंबर 9 पर। सिर्फ पैसा नहीं, तनाई और फैमिली से दूरी भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। जो सबसे बड़ा डिलेमा यहाँ पर होता है, खुसूसी तौर पर वो बच्चियाँ जो शादी करके यहाँ पर आती हैं या वो कपल जो नए नए यहाँ पर आते हैं, अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई होती है, या तो उनके लिए फैमिली से दूरी एक बहुत बड़ी हकीकत है। ये वो खर्चा है और या वो हकीकत है जो किसी भी कैलकुलेटर में नज़र नहीं आता। ये सिर्फ या तो दिल जानता है या दिमाग जानता है। आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, खूबसूरत घर मिल सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, लेकिन वालिदैन, बहन भाई और पुराने दोस्त हज़ारों किलोमीटर दूर होते हैं। ईद हो, शादी हो, कोई बीमार हो या ख़ानदान में कोई मसला आ जाए, हर दफ़ा फौरी तौर पर अपना मुल्क वापस जाना आसान नहीं होता व्यूअर, आसान नहीं होता। मुझे पता है 45 साल में कितनी ईदें मैंने यहाँ पर गुजारी हैं। रमज़ान, ओह माय गॉड, दिस इज द बिगेस्ट। अल्लाह माफ़ करे, छोड़ें व्यूअर। तो ये एक सबसे बड़ा सोशल सर्कल बनाने में, नए मुल्क में रहने में वक्त लगता है। ये सबसे बड़ी कीमत है जो इमिग्रेंट यहाँ पर एक अदा करता है। हम अपने मुल्क को कितना ही बुरा कह लें, असल में हमारी मिट्टी वहीं पर ही है। जो जहाँ जहाँ से आता है उसको उस मिट्टी की ही मोहब्बत होती है। इसलिए हमेशा ये कहता हूँ कि इमिग्रेशन सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं बल्कि एक इमोशनल डिसीजन भी होता है व्यूअर। माफ़ कीजिएगा व्यूअर। तमाम तारकीन वतन ये बहुत बड़ी कीमत अदा करते हैं, बहुत बड़ी कीमत अदा करते हैं। इसकी कोई वो नहीं है। आपके बाप की डेथ हो जाती है, आपकी माँ की डेथ हो जाती है, किसी वजह से आप नहीं जा पाते हैं। 16 से 20 हज़ार किलोमीटर का फासला है। आपके लिए आपके लव वन को रखा नहीं जाता। हमारा मजहब भी कहता है उसको मत रोको। ये दूरी आपको खा जाती है। हकीकत नंबर 10, तो फिर
सवाल ये है कि 2026 में कनाडा आना चाहिए। मेरा जवाब सीधा साधा है, कनाडा ना जन्नत है ना नाकाम मुल्क, ये आज भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल है। यह कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, कारोबार और मुस्तकबिल बनाने के मौके मौजूद हैं। लेकिन अब ये सोचकर आना कि जहाज से उतरते ही अच्छी नौकरी मिलेगी, चंद साल में घर खरीद लेंगे और हर शख्स आसानी से मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर लेगा, ये सोच खतरनाक हो सकती है। व्यूअर, आज की कामयाबी के लिए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। यू मस्ट हैव अ बेटर इन्फॉर्म, यू शुड बी वेल इन्फॉर्म, सच्ची सही मालूमात, सही बचत और सही मनसूबाबंदी। अगर आपके पास मतलूबा स्किल अच्छी है, अंग्रेजी या फ्रांसीसी आती है, आपको ज़बान पे अबूर है, आपकी अच्छी सेविंग्स हैं, आपने अपने प्रोफेशन के ऊपर अच्छी खासी सर्च की हुई है, मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, कनाडा आज भी आपको मौके दे सकता है। इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप यहाँ आते हैं, शुरू के 5 साल मिनिमम अगर अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी नाक को काट सकते हैं, नाक अगर आप ऊंची रखेंगे, आप यहाँ कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर आप कर्ज लेकर एजेंट की बातों पर यकीन करके और बगैर तहकीक के आ रहे हैं तो हालात मुश्किल हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। कनाडा के दरवाजे बंद नहीं हैं, कनाडा बदल ज़रूर गया है। जब मुल्क बदलता है तो हमें भी अपने आप को, अपनी प्लानिंग को बदलनी पड़ती है। इसलिए आप आने से पहले सोशल मीडिया की खूबसूरत वीडियोस भी देखें, लेकिन सरकारी आदाद और शुमार भी देखें, कामयाब लोगों की कहानियाँ भी सुने, लेकिन मुश्किलात करने वालों की बात भी सुने। फिर कागज़ और कलम उठाएं, अपनी मतवक़ा आमदनी लिखें, अपना किराया लिखें, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और बाकी अखराजात लिखें, और आखिर में खुद से एक सवाल करें, क्या कनाडा मेरे लिए सही मुल्क और क्या है? क्या मैं इस नए कनाडा के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब हाँ है तो मुकम्मल तैयारी के साथ है। अल्लाह ताला आपके फैसलों में आसानी फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। व्यूअर, आखिर में मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कहता हूँ, 5 साल बाद जब आपको यहाँ का एक पासपोर्ट मिलता है तो वो एक ऐसा कागज़ का पर्चा है, ये छोटी सी एक किताब है जो दुनिया के 180 मुल्क खोलती है। इसलिए व्यूअर, कोई भी फैसला हो बिल्कुल सोच समझ कर करें, लेकिन जहन में ये रखें कि मुझे कोई ऐसी चीज़ हो ताकि मैं आज़ाद पैदा हुआ था इस दुनिया में और आज़ाद मरना चाहता हूँ, ताकि जहाँ मैं अपने ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारना चाहता हूँ वहाँ मैं आसानी के साथ जा सकूँ। चलें व्यूअर, मैं आगे बोलता जाऊँगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा।